नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तमाम चीज़ें और होने लगी हैं अब देश में, जिसकी चर्चा आप टीवी पर देखते हैं, टीवी डिबेट देखते हैं। किसी मंत्री का ट्विटर अकाउंट लॉक होकर के अनलॉक हो जा रहा है। अब पृष्ठभूमि ज़रूर है उसकी, तो इस वजह से वो बहुत बड़ी खबर बताई जा रही है। इसके बाद और कई राज्यों में राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, उसको भी बड़ी खबर बताया जाता है। लेकिन जब ये सब हो रहा है, तब आप अपने आप को ये चीज के मायने से आश्वस्त मत कर लीजिए और ये मायने मत निकालिए कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है। सीधी सीधी बात करें तो दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है। और आपको बता दें, 3 और बड़ी चुनौतियां हैं। एक कि डेल्टा वेरिएंट जिसने दूसरी लहर की थी, उसके बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है जीनोमिक सीक्वेंसिंग में। उसके बारे में भी पता चल रहा है, कुछ मौतें भी हुई हैं। अभी शुरुआती शोध में यह पाया गया है कि शायद वो उतना खतरनाक ना हो, लेकिन अभी भी इस पर बहुत पुष्टि के साथ ये चीज नहीं कही जा सकती। आप हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात, हमारी वैक्सीन टीकाकरण अभियान बहुत जोर शोर से 21 जून को चला, 88 लाख तक पहुंच गए। ऐसे माना जाने लगा कि बस अब तो बिल्कुल पीछे नहीं देखेंगे, बस इससे आगे ही बढ़ते रहेंगे। एक स्वर्णिम पहल थी, उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए था। फिर क्या हुआ? पहले के मुताबिक जरूर बढ़ा, लेकिन वो 50, 51, 60 के आसपास घूम रहा है। ऐसा क्यों? जबकि औसत जो हमें चाहिए वो 90 लाख प्रतिदिन के आसपास होनी चाहिए, लगभग 1 करोड़। तो आप सोचिए हम उससे कितने पीछे। और तीसरी चीज, क्योंकि ये दोनों चीजें अभी नहीं हुई हैं पूरी ठीक से, इसके चलते एक तीसरी लहर का डर अभी भी बना हुआ है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, डेल्टा प्लस वेरिएंट, टीकाकरण अभियान में फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, और तीसरी लहर का डर। आज मुकाबला में सवाल सीधा सीधा है ये, क्या हम तैयार हैं? और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं, और क्या करना चाहिए? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर DC जैन, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार। डॉक्टर AC धारीवाल, फॉर्मर डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर धारीवाल। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। डॉक्टर PV सुधाकर, प्रिंसिपल आंध्रा मेडिकल कॉलेज। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले डॉक्टर धारीवाल के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर धारीवाल, आपको क्या लगता है ये जो 3 चीजें जिसके बारे में हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, उनको लेकर के आपके हिसाब से आप कितने आश्वस्त हैं कि हम चीजों को काबू में कर सकें? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें जो डेल्टा प्लस की आपने बात की अपनी प्रस्तावना में भी, कि डेल्टा प्लस एक नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है, तो उसके लिए जो तैयारी हमारी होनी चाहिए, उसमें इंसाकॉग बना हुआ है हमारा। एक कहें पूरे नेशनल लेवल पर जितनी पॉसिबल लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं, जो क्योंकि ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग का जो काम है ये बड़ा स्पेशलाइज्ड जो है वो है, और 10 लैब से शुरू हुआ था और अब लगभग 28 लैब्स इस पर काम कर रही हैं। तो जहाँ तक बात है तैयारी की, कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे जब सेकेंड वेव आई थी, तो उसका अब लगभग ये निश्चित सा जो है वो निष्कर्ष निकल रहा है कि ना केवल ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स हैं उनका, उसके साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात है वो भी बहुत बड़ा इसमें एक फैक्टर है जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम तैयारी की बात करते हैं। केवल ये डेल्टा प्लस का जो है वो नाम लेकर के और उस पर चर्चा करना, मुझे लगता है वो एक तरफा जो है वो होगा। हमको टोटलिटी में डिस्कशन, आज का डिस्कशन बड़ा रेलेवेंट है। और इसमें तैयारी की जहाँ तक बात है, तो जैसा मैंने कहा, इसका डिटेक्शन और सबसे ज़रूरी ये है कि अब हम सर्विलेंस का जो हमारा सिस्टम है, जिसमें इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम एक जो है वो चल रहा है, और हर जिले में इसकी उसमें पकड़, वहाँ की वहीं उसकी पकड़ और उसका जो कंटेनमेंट है वो वहीं जो है वो हम सीमित रखेंगे।
तो इसका जो प्रभाव होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन इसमें टोटलिटी में मैं जो है वो ये संक्षेप में बात करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें होती हैं ये केवल एक जिसको कहा जाए इसकी वजह से नहीं है, वेरिएंट की वजह से, उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी है और ससेप्टेबल पॉपुलेशन का भी जो है वो जुड़ना, जिसमें जो वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी है जिसका आपने जिक्र किया, वो टोटलिटी में हमको जो है वो चर्चा में लाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, मेरी कल डॉक्टर एनके अरोड़ा से बात हो रही थी, जो NTAGI के चीफ हैं। उनसे मैंने ये पूछा कि भाई अब तक तो ये हवाला दिया जा रहा था कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, एक बार आ जाए तो फिर देखिए सारा सिस्टम अपनी जगह है, हम लोग एकदम धड़ाधड़ वैक्सीन चलाएंगे, अभियान चलाएंगे। अब वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखा 88 लाख से केसेस कम हो गए। ज्यादा पूछने पर उनका यह कहना था कि आप जा करके देख लीजिए, वैक्सीन सेंटर जो राज्यों में और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, निजी प्लेयर्स हैं, उनको जो बनाना चाहिए था, वो उस तरीके से प्राइवेट वो अपना वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है इस देश में। मेरा आपसे सवाल ये है डॉक्टर श्रीवास्तव कि हम एक चीज को ठीक करते हैं तो दूसरी समस्या हो जाती है, समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो कुछ इस तरीके का है जिसमें हमारे जैसे देश की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें कोई एक पॉलिसी या कोई एक प्रिंसिपल इस तरीके से इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो पाएगा जैसे हम लोग चाहते हैं। उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं पहले उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वैक्सीन अगर जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पहले उनको दिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद जो बाकी देशवासी हैं, जनसंख्या है, उनको वैक्सीन देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने तरीके से एक कोई इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी का क्यों नहीं कर पाते हैं। ये ज़रा सा मुश्किल होता है हम लोग के जैसे देश में, मैं समझता हूँ किसी भी देश में, लेकिन हम लोग का देश जहाँ पर सारा देश किसी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड लेवल, सोशल लेवल का नहीं होता है, उसमें ये कोई भी पॉलिसी आप पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको जो आप सबसे ज्यादा सबसे कम समय में कर पाएं वो आपको करने की जरूरत पड़ेगी। वो मेरे ख्याल से हम लोग वैक्सीन में करने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन अगर जो थोड़ी कम ज्यादा हो भी रही है, अगर जो टारगेट है, जो देश भर का टारगेट है दिसंबर तक का, आपने अब से लेकर के दिसंबर में आप कितनी वैक्सीन देना चाहते हैं, आपने कितनी की तैयारी की, आपके पास कितने वायल्स हैं, ये अगर आपने दिसंबर तक में, मैं समझता हूँ आपने 80% भी आपने ऑब्टेन कर लिया तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दिसंबर में अभी 6 महीने का समय है, मगर वो उस तरीके से तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। जी डॉक्टर सुधाकर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि सरकार का एक लक्ष्य है कि दिसंबर तक वो वैक्सीन सबको लगा दें। अब एक समस्या खत्म नहीं होती कि एक दूसरी समस्या आ जाती है, और सवाल यही उठेगा कि आपने इन समस्याओं का निवारण या हल या समाधान क्यों नहीं निकाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि रियलिस्टिकली ऐसा संभव है कि हम दिसंबर तक कर ले जाए? क्योंकि कुछ जानकारों का यह मानना है कि दिसंबर तो छोड़िए, अगर तीसरी लहर रोकनी है तो इसको तो दिवाली से पहले खत्म करना है। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हमें ये वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है, वैक्सीन 70% से 75% तक ख़त्म होना चाहिए जब तक हमारा तीसरी वेव आ जाए। इसी करके इससे पहले वैक्सीन की तैयारी में बहुत ही भूमिका रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा वैक्सीन हमें अवेलेबल होना चाहिए। जो भी स्टेट्स को अभी दे रहा है वो तो बहुत कम है। आप जानते हो कि हमारा आंध्र प्रदेश में वैसा 10 लाख का टीका जो आए थे पिछले संडे को, हम पूरा 13 लाख का डोज दे दिया गया है। हमें ये मालूम पड़ता है कि ये वैक्सीन अवेलेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए और 6 महीने की से पहले ही ये ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम 16 जनवरी को ये शुरू किए थे। उसके बाद 6-7 महीने में जब ये ख़त्म करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। मगर अभी तो हम तो कि मतलब
प्रतिशत से ज़्यादा हमें ये टीका नहीं दे पाए। इसी करके ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए। ज़रूरत है तो हमें बाहर से भी मांगना पड़ेगा, और कई लोगों को हमें इसको एनकरेज करना चाहिए कि यहाँ पे ये वैक्सीन उपलब्ध हो। जी डॉक्टर जैन, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, आप क्योंकि केंद्र सरकार से ताल्लुक रख चुके हैं, इस वजह से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो टीकाकरण की रणनीति थी वो बड़ा फ्लक्चुएट की, पूरी तरीके से केंद्र, थोड़ा सा राज्य, फिर वापस केंद्र, और उसके बाद ये हुआ कि अब 21 जून से हम एकदम धड़ाके से ढेर सारी वैक्सीन बाजार में उतार देंगे क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध होंगी। अब एक नई चुनौती आ रही है कि वो उस तरीके से टीकाकरण अभियान तेजी से नहीं जा रहा है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे कि अभी यहां पर बोला डॉक्टर श्रीवास्तव ने, ये देश ऐसा है कि वन साइज फिट्स ऑल, कि एक रणनीति पूरे देश में आप लगा दें, ऐसा संभव नहीं है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक जब शुरुआत हुई दिसंबर 2019 में, उस समय के बाद जो 21 या 22 मार्च 2021 में जो हमारे यहाँ की लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद जो सफलता प्राप्त हुई वह अकथनीय है। अगर वो लॉकडाउन न होता तो ये डिजीज का भयानक स्वरूप और भयंकर होता। उसके लॉकडाउन से बहुत बड़ा इफेक्टिवनेस आई और पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव दिखाई दिया। तो ऐसा कहना कि हमारी नीतियां यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, ये गलत होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन यूनिफॉर्मली पूरे भारतवर्ष में न होता तो संभवतः ये डिजीज कंट्रोल में ना आती फेज 1 में। और फेज 2 में भी आप देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त की। यद्यपि कुछ कठिनाइयां होती है, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई में, हॉस्पिटल्स के अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स में, ये थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फेज 2 भी अच्छी तरह से कंट्रोल में किया गया और रेट ऑफ मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ये दोनों कम हुए। तो इसलिए ये कहना अनुचित होगा कि हमें सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, ये जो डॉक्टर जैन आप बात बोल रहे हैं वो शायद इससे लोग अग्री ना करें कि रेट ऑफ मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम थी। रेट में ना जाके अगर आप एक्चुअल नंबर्स देखेंगे तो वो एक भयावह तस्वीर, और ये तो वो रेट हैं जो कि मामले सामने आए हैं। हम देखते हैं कि ऐसी हजारों हजार खबरें हैं कि किस तरीके से मामले दबाए गए। ये सब भी सच्चाई है, इससे हम मुंह नहीं फेर सकते। बहरहाल, एक छोटे ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आज का हमारा मुकाबला इस वायरस के खिलाफ जारी रहेगा, जिसमें हम आप सब मेहमानों से एक सीधा सवाल पूछेंगे कि टीकाकरण तो हमने डिस्कस कर लिया, ये जो नया डेल्टा प्लस आया है ये कितना चिंता का विषय है, और इसको रोकने के लिए क्या हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं, और हमारी वैक्सीन इसको रोकने में कारगर सिद्ध होगी या नहीं। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स से ताल्लुक रखते हैं। महाराष्ट्र में ही ये डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा जा रहा है और भी जगहों पर फैल रहा है। क्या आपका अनुभव क्या रहा है इस वेरिएंट को लेकर के? क्योंकि सरकार ने कुछ घंटों के अंतराल में ही इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम इसमें रुचि दिखा रहे हैं, से वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कि हम इस वेरिएंट को लेकर चिंतित हैं, कुछ घंटों में केंद्र सरकार ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना दिया। कितना चिंता का विषय है? देखिए, इसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। जो डेल्टा वेरिएंट है जो बाकी देशों में जो पाया गया है, आप खास करके सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को देख लीजिए, तो यूनाइटेड किंगडम में जिस किस्म का डेल्टा वेरिएंट, आप उसको घातक बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में, और जिस तरीके का वेरिएंट है ये, उसका असर जो है सिर्फ एक देश में या एक देश को छोड़ करके अब तो करीब 11 देशों में डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताया गया है। इन पूरे 11 देशों में जिस किस्म का क्लिनिकल इम्पैक्ट पड़ा है वो नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। उसको नजरअंदाज करने में
हमारा नुकसान है। हम लोग चिंता अगर इस समय ना भी हो तो भी उस पर बहुत कड़ी नजर रखने की जरूरत पड़ेगी, वरना ये कब बदल जाएगा। और ये सेकेंड वेव, जिस तरीके से जो नंबर्स, जो आंकड़े सेकेंड वेव में हम लोग के सामने आए थे, ये उससे हो सकता है उससे ज्यादा ही हो सकता है उससे कम ना हो। जो खुशी की बात है वो ये है कि जिन जगहों पे यूके, यूनाइटेड किंगडम से थोड़ा हल्का है, थोड़ा कम है, उन जगहों पर उतने किस्म के लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन बीमार जरूर पड़े हैं लोग। इसलिए कितना घातक है ये, या कितना इसका असर होने वाला है, ये जरा सा जल्दी है। ये जरूरी नहीं है कि जो बाकी देशों में हुआ है वो हिंदुस्तान में भी उसी तरीके से हो, लेकिन इस पर नजर रखने की जरूरत जरूर पड़ेगी हम लोगों को। और ये इतना इस तरीके से हम लोग के देश में रहेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस वजह से इस पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर धारीवाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए एक सवाल जो लोगों के मन में आएगा वो ये है, अब ये वायरस है, वायरस के बारे में जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि वो चेंज होता रहेगा। वायरस जो है अपने आप को और धीरे धीरे स्मार्ट बनाते रहता है, और इस स्मार्टनेस के चक्कर में वायरस बदलता रहेगा और इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन हमारी वैक्सीन प्रभावी है या नहीं? देखिए, मैं संकेत जी एक दूसरा विषय ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उठाना चाहूँगा। ये वैक्सीन और जो वेरिएंट है उसके साथ साथ कि सब लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये जो वायरस है एक जूनोटिक वायरस कैटेगरी का है, और उस पर भी चर्चा मुझे लगता है आपके किसी कार्यक्रम में केवल इसी सब विषय पर होनी चाहिए कि ये जो इसमें बदलाव होता रहता है ये वायरस का स्वभाव है। बेसिकली ये वायरस एनिमल्स में था, वहाँ से जो है वो होकर के, और फिर इसका जो डेल्टा की बात चल रही है और जो आपका मूल प्रश्न है उसके साथ साथ ये भी कि जो है वो ये तो अभी है, देखिए ये चलेगा, और इसमें अभी डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है। आगे आने वाले दिनों में क्या जो है वो होगा वो समय ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक आज का विषय है कि क्या तैयारी है, तो उसमें ये मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो है वो चीज़ों का अपने यहाँ इतना बड़ा अभी नेटवर्क है लेबोरेटरीज़ का, वो जो है वो इसको पकड़ लेते हैं। और जैसा डॉक्टर ओम जी ने जो है वो जिक्र किया कि अभी इस पर बहुत ज़्यादा इसका थोड़ा सा समय जो है वो दीजिए। जैसा कल डॉक्टर बलराम भार्गव जी ने भी कहा कि वायरस के दो चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी हैं, एक तो वायरस की इन्फेक्शसनेस और एक वायरस की विरुलेंस। जो हमने सेकेंड वेव में देखा वो इन्फेक्शसनेस ज़्यादा थी, और उसमें हमने देखा कि परिवारों में, जिसको हम हमारे एपिडेमियोलॉजिकल टर्म में सेकेंडरी अटैक रेट कहते हैं, अभी तक जितना जो है वो इसका डेटा आया है, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, मध्य प्रदेश से हो, जैसा जिक्र किया आपने कि कहीं कुछ डेथ्स भी हुई हैं, तो अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। ओम जी का भी जो कहना है कि हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और जहां तक ये वैक्सीन इस पर प्रभावी रहेगी, ये अभी तक जो डेटा है वो ये शो करता है कि बिल्कुल प्रभावी रहेगी, और उसमें कोई ऐसा जो है वो हमको, लेकिन ये भी जो है वो एक स्टडी का जिसको कहा जाए एक साइंटिफिक वर्ड में एक बॉडी ऑफ एविडेंस बनाने के लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि ये नई चीज है, नई चीज इवॉल्व हो रही है, बिल्कुल समय लगेगा। तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रखने की हैं कि हम उस पर भी चर्चा करें कि आगे के लिए भी रोकथाम कैसी जो है वो हो इन चीजों की। वन हेल्थ की जो एक डॉक्टर जैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, सरकार जो है वो एक प्रभावी मुहिम छेड़ने की इच्छुक है कि किस तरीके से हम टीकाकरण अभियान जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं, और कुछ हद तक वो हो भी रहा है। आज प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी कि किस तरीके से हमने बहुत तेजी से टीकाकरण करना शुरू किया है। हमारे देश के आंकड़े 32 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन दे दी है, अब तक के जो आंकड़े हैं। लेकिन एक सवाल ये जरूर पूछा जाएगा, और ये हमने देखा है, बहुत सारे डॉक्टर्स का भी ये मानना है, विशेषज्ञों का भी मानना है कि आगे चल के जब जब ये वायरस बदलते रहेगा, वैक्सीन्स को भी बदलते रहना पड़ेगा।
तो आपको लगता है कि वो उस बारे में चर्चा और बातचीत सरकार में शुरू हो जानी चाहिए कि ये जो वैक्सीन हम अभी दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हो सकता है इन वैक्सीन को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़े, बदलना पड़े? बहुत ही आपने समयानुकूल बात उठाई है, और ये बात जब हमारे पास डेटा आना शुरू होंगे रिगार्डिंग हाउ मेनी केसेस ऑफ डेल्टा वेरिएंट हमने देखे, जैसे इस समय वर्तमान समय में करीब 50 केसेस टोटल केसेस हैज बीन रिकॉर्डेड और इन 11 स्टेट्स, तो और करीब 174 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये डिजीज हैज बीन फाउंड। तो अभी जो ये कहना प्रीमेच्योर होगा कि जो वैक्सीन है हमारा वह फेल्योर है या सक्सेसफुल है। तो एक तो हमको इसको असेसमेंट एक रिसर्च विंग के अंदर, दोनों ही चीज कहना मतलब ठीक नहीं होगा। हाँ, तो उसको रिसर्च विंग के अंदर स्टडी किया जाएगा कि ये जो वैक्सीन है ये इफेक्टिव रहेगा है या नहीं। वो डेटा तभी, जब हमारे पास डेटा आएंगे तभी पता लगेगा। और दूसरा, अगर जो ट्रीटमेंट की मॉडलिटी है वो भी हमें मॉडिफाई करनी होगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंट केसेस हैं उनके ऊपर जो कन्वेंशनल मेडिसिन हैं वो असर नहीं होगी, क्योंकि वो तो जैसे गिरगिट अपना स्वभाव बदलता है वैसे ये वायरस भी स्वभाव बदल रही है, तो इसके ऊपर वही ड्रग्स इफेक्टिव हो ये संभव नहीं। इसलिए उसके लिए कुछ नई स्ट्रेटेजी उस समय डेवलप की जाएगी, और इसके बारे में आप ये समझिए कि लोग सोच रहे हैं, वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात है। और जो नए डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं उनके ऊपर भी, और मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, ये विधिवत इसके ऊपर विचार विचार लोगों के दिमाग में, साइंटिस्टों के दिमाग में चल रहा है। तो इसलिए हमें आशा है कि अगर हम तैयार रहेंगे तो वो सिचुएशन भी टैकल की जा सकती है। ठीक है डॉक्टर सुधाकर, मैं आपके पास आखिरी में आना चाहता हूं। देखिए, राज्यों के माध्यम से, जैसे कि मैं दोबारा टीकाकरण अभियान पर आऊंगा, राज्य अपनी तरफ से इसमें क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य जो है वो एक राज्य की सूची में यानी कि स्टेट सब्जेक्ट में आता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनकी भूमिका बड़ी अहम है इस टीकाकरण अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने में। आपको क्या लगता है कि एक तो हो गया अवेलेबिलिटी, इस वायरस को रोकने के लिए वो क्या प्रमुख 2-1 चीजें हैं जो आपके मन में आती हैं जो हमें करना चाहिए? हाँ, ये जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं, फिर भी हमारा अभी तो नियंत्रण अभी केंद्र के पास ही है। इसी करके जितना भी केंद्र सरकार ने हमें दे रहा है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हो इसमें 75% खाली गवर्नमेंट को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। और नहीं, मैं एक बार अपना सवाल दोबारा से, दरअसल मैं पूछना ये चाह रहा था डॉक्टर सुधाकर कि हाँ, केंद्र नियंत्रित कर रहा है, वो वैक्सीन दे रहा है, लेकिन गांव गांव तक जगह जगह जाकर के सेंटर बनाना ये तो अभी भी राज्यों का काम है। वो तो सही है, सही है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? या इस जो भी ये वाला काम है वो हर एक राज्य सरकार ने अच्छी तरह निभाया। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो भी हो रहा है आंध्र प्रदेश में, जब भी ये टीका आ रहा है यहाँ पे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक ही दिन में 13 लाख डोसेस दिया गया है आंध्र प्रदेश में। हम ये देख रहे हैं कि जब भी ये टीका आ जाएगा हमारे पास, तो तुरंत हमें लोगों को टीकाकरण कर रहा है। तो कि मतलब तैयार, जब भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जल्द से जल्दी ये अवेलेबिलिटी होना चाहिए। सो पूरा राज्य सरकार तैयार, इसके अलावा टीकाकरण करने के लिए। और डॉक्टर सुधाकर, इसके अलावा उपलब्ध होना ये तो एक बात हो गई, और क्या किया जाए? कि मतलब जो भी यहाँ पे जो हमारा आंध्र प्रदेश के बारे में मैं बता सकता हूँ, मैं काफ़ी डिसेंट्रलाइज किया हुआ है कि मतलब हमें हर जिले में हमें एक सिस्टम है जिसमें वार्ड वॉलंटियर्स जो रहते हैं, कि मतलब अभी पूरा डिसेंट्रलाइज किया गया है। एक जिला में हमें पूरा 1000 के ऊपरी ये वैक्सीनेशन साइट्स बनाते हैं ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाए। और दूसरी चीज़, ज़्यादा लोग एक
एक वैक्सीनेशन साइट पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी ये फैल सकता है कि जो भी हमारा इन्फेक्शन है। इसी करके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ये जो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाई है, उससे अभी तो हमारे पास टीका नहीं है, जब भी टीका आ जाएगा वो हम तुरंत बांट लेंगे। टीका उपलब्ध होना अभी भी एक चुनौती है, जैसे कि बता रहे हैं डॉक्टर सुधाकर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन सवालों का जवाब देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद टीकाकरण से जुड़े हुए कुछ जनता के सवाल, कुछ ऐसे बेसिक सवाल जो कि मन में आते हैं, जिसको आप गूगल करते हैं। क्या है वो सवाल, वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। तो देश में 32 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का टीका या टीकाकरण अभियान में वो शामिल हो चुके हैं। अब हमारे देश की आबादी ऐसी है कि 32 करोड़ सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन देश की आबादी के अनुपात में देखें तो उतना नहीं है, यानी कि और वैक्सीन लगाना अभी बाकी है। पर यह मुहिम छिड़ चुकी है, ये मुहिम धीरे धीरे तेज हो रही है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं, जिस सवालों के जवाब को ढूंढते हुए लोग गूगल पर जाते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल हमारे पास भी हैं जो हम डॉक्टरों से पूछेंगे। डॉक्टर सुनीला गर्ग, आप डायरेक्टर हैं प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है, जिसको लोग गूगल करते हैं, वो ये है कि चलिए भाई मैंने वैक्सीन लगा ली, वैक्सीन लगाने के बाद क्या एहतियात बरतने? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को शो में इनवाइट करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वैक्सीन लगाने के बाद भी उतनी ही एहतियात बरतनी है जितनी कि हम पहले बरतते थे। यानी कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको कि हम कहते हैं मास्क पहनना ठीक से, नाक से ऊपर होना चाहिए और अपनी ठुड्डी से नीचे होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का हमें पालन करना है। तीसरा, सैनिटाइजेशन का बार बार हमें प्रयोग करना है करके। तो अगर आपके पास में ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र हो, पर सोप और वाटर भी होगा तो वो भी सफिशिएंट है। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और लोगों के जहन में सवाल आना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश ने भी अनाउंस किया था कि अब आपके जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है उनको मास्क उतार देने चाहिए। परंतु सीडीसी से भी ये प्रेडिक्शन आया है कि जिन लोगों को ये कहा गया है, ये कंट्री ने अनाउंस किया है, उनको दोबारा मास्क पहनने की जरूरत बहुत जल्दी पड़ सकती है। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है, हमारे भारत में क्या सीख हो कि अब जैसे इतनी बड़ी आबादी है, उसको टीका लगने वाला है, 32 करोड़ लोगों को लग गया है और इस साल के अंत तक का लक्ष्य है कि पूरी आबादी को लग जाए। मास्क आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा हथियार रहेगा वैक्सीन लगने के बाद भी, और हमें ऐसा कोई आदेश नहीं जारी कर देना चाहिए कि मास्क हटा दो? देखिए, बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, क्योंकि एयरबोर्न ट्रांसमिशन है। अब एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहाँ से आएगा? वो तो हम अगर छींकेंगे तो दूसरे इंसान ने अगर मास्क नहीं पहना होगा, या हम जोर से बात करेंगे, हमारी थूक के पार्टिकल्स भी दूर तक जाएंगे। तो अगर हमने मास्क पहना होगा, और प्रेफरेबली आज हम डबल मास्क की बात करते हैं, तो मास्क पहना होगा, ठीक तरीके से पहना होगा। और जैसे कि हमारे बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में केवल 50% लोग ही मास्क पहनते हैं, और उसमें भी 15% लोग केवल सही तरीके से पहनते हैं, यानी कि नाक से ऊपर और अपनी चिन के नीचे। तो मास्क को पहनना ठीक तरीके से बहुत ज़रूरी है। और जितना कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि कितनी भीड़ भरी मार्केट्स हैं, लोगों ने गले पे मास्क लटकाया हुआ है, पुलिस का डर है तो मास्क ऊपर कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मास्क का प्रयोग बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, इसको हमें, और मास्क को बार बार छूना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हाथ का सैनिटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक संदेश जो आपने साफ साफ दे दिया है वो ये है कि वैक्सीन लगे और लगवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगी है तो लगवाइए, और जब लग जाए
तो मास्क उठा के फेंकना नहीं है, वो अब जीवन का एक हिस्सा बन के रहेगा, कुछ समय तक रहेगा, जब तक ये वायरस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि मुकाबला एक दूसरे से नहीं, इस वायरस से। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं मुकाबला पे, लेकिन खबरें और मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। वैक्सीन अगर जो थोड़ी कम ज्यादा हो भी रही है, अगर जो टारगेट है, जो देश भर का टारगेट है दिसंबर तक का, आपने अब से लेकर के दिसंबर में आप कितनी वैक्सीन देना चाहते हैं, आपने कितनी की तैयारी की, आपके पास कितने वायल्स हैं, ये अगर आपने दिसंबर तक में, मैं समझता हूँ आपने 80% भी आपने ऑब्टेन कर लिया, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है।